नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस 2024। एंड अपने को काफी शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिला, लाइक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, बिकॉज अब की बार तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीजेपी, लाइक एनडीए का जो गठबंधन है वो 400 पार करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो 300 पार भी नहीं कर पाया। एंड बीजेपी अब की बार फुल मेजोरिटी से जीत भी नहीं पाई। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड, लाइक नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू, इनका सहारा लेना पड़ा। तब जाके एनडीए का सरकार बना एंड इन्होंने मेजोरिटी हासिल किया लोकसभा में। तो डेफिनेटली अभी पार्लियामेंट सेशन भी स्टार्ट हो गया है, लाइक द मानसून सेशन। एंड नई ताजा ताजा सरकार बनी है। एंड अब की बार देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब की बार जो ऑपोजिशन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि पिछले दो टर्म में 2015 से 2019, विच वाज द 16th लोकसभा, जब मोदी सरकार पहली बार बनी थी, मोदी 1.0। एंड 2019 से लेके 2024 मोदी 2.0, दैट वाज द 17th लोकसभा। उन दोनों लोकसभा को अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पे हमने देखा कि ऑपोजिशन बहुत वीक था, क्योंकि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल था। एंड कोई ऐसा गठबंधन था नहीं, क्योंकि अब की बार तो इंडिया ब्लॉक ने एक ठीक ठाक वोट हासिल कर लिए, एक अच्छी कांटे की टक्कर दी इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को। बट पिछले दो टर्म में कोई ऑपोजिशन लीडर था ही नहीं। तो इसका मतलब जो अपना पार्लियामेंट है उसमें रूलिंग पार्टी का बोलबाला था, लाइक बीजेपी का बोलबाला था। एंड कुछ भी अगर उनको लॉ पास करना है तो सिंस उनके पास मेजोरिटी थी, तो बड़े आराम से वो वोट्स गेन करके कोई भी अमेंडमेंट, नया लॉ पास कर सकते थे। एंड उन्होंने काफी सारे लॉज पास भी किए जिसमें काफी सारी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई, लाइक फार्म बिल्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब सीएए जब फर्स्ट टाइम उन्होंने लॉन्च किया तो दिल्ली राइट्स हो गए। एंड दिल्ली राइट्स कितना उसने डैमेज कॉज किया, दिल्ली के जो राइट्स हुए। बट अब एक नई शुरुआत है, लाइक द ईयर इज 2024। अभी ताजा ताजा सरकार बनी है एनडीए की, लाइक वी आर ऑल सेट फॉर द पार्लियामेंट सेशंस। एंड डेफिनेटली जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा तो स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर है उनका भी चुनाव होगा। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि अब की बार, लाइक हु विल बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अब की बार जो लोकसभा स्पीकर के इलेक्शंस होंगे उसमें दो दावेदार हैं। एक तो बीजेपी के ओम बिरला, जिनको हमने 2019 से हम देखते आ रहे हैं, लाइक 2019 में यही थे स्पीकर। एंड पूरे 5 साल तक इन्होंने ही हाउस को लीड किया, लोकसभा को, लाइक ही वाज द स्पीकर। एंड अब की बार जो इलेक्शंस होंगे उसमें कांग्रेस के भी दावेदार शामिल हैं, दैट इज कोडिकुनल सुरेश। एंड ये भी कांग्रेस के काफी एक सीनियर लीडर हैं। तो कांग्रेस ने इनको पेश किया, लाइक ही इज द नॉमिनी फॉर द लोकसभा स्पीकर इलेक्शंस। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अपने को एक जागरूक होना है, लाइक एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, कि जो लोकसभा के स्पीकर है उनके पास क्या स्पेशल पावर्स होती है ना, उनकी क्या ड्यूटी होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लाइक हु इज एग्जैक्टली अ लोकसभा स्पीकर। फिर हम डिस्कस करेंगे कि लोकसभा के जो स्पीकर है वो कैसे इलेक्ट होते हैं, हाउ इज द लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड। फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर। तो लोकसभा में एक डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर कौन होते हैं, उनके पास क्या पावर्स होती है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि डेप्यूटी स्पीकर को हम कैसे इलेक्ट करते हैं, दैट ऑल्सो वी विल लुक एट। फिर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो पार्लियामेंट में यूज किया जाता है, दैट इज स्पीकर प्रोटेम। अब ये स्पीकर प्रोटेम का क्या मतलब होता है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है ये। फिर हम डिस्कस करेंगे लोकसभा स्पीकर इलेक्शंस 2024, जो अभी इलेक्शंस होंगे लोकसभा स्पीकर के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम ये भी एनालाइज करेंगे कि हु विल बी द लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर कौन बन सकता है, किसके बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। अगर मैं लोकसभा स्पीकर की बात करूं तो डेफिनेटली
लोकसभा स्पीकर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्योंकि देखो बेसिकली लोकसभा में होता क्या है कि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हुए। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे चुनाव लड़े गए, एंड जो भी जीता वो लोकसभा में जाएगा। वो एक तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज बनेगा। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जनता की आवाज उठाएंगे, वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही तो एक हमारा लोकसभा है। सभा का मतलब एक तरीके की असेंबली, एंड लोक मीन्स पीपल, सो द असेंबली ऑफ द पीपल। तो हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनकी आवाज बन के वहां पे वो मुद्दा उठाएगा, आवाज रखेगा। दैट इज डेमोक्रेसी। तो एक तरीके से लोकसभा इज दी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मंदिर है वो। एंड उस मंदिर के जो प्रीस्ट हैं, जो केयर टेकर है, वो हमारे स्पीकर है। क्योंकि जो भी सभा होगी उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना, लोगों की बात सुनना, सबको मौका देना, एंड सारा जो भी डे टू डे रूटीन वर्क मैनेज करना। जैसे एक प्रीस्ट, एक जो पुजारी होता है जो मंदिर की टेक केयर करता है, वैसे ही हमारे स्पीकर हैं जो कि डेमोक्रेसी का जो टेम्पल है उसके वो रखवाले हैं एक तरीके से। इसीलिए इट इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, स्पीकर की पोस्ट। तो अब इनके पास क्या पावर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। लाइक व्हाट पावर्स दिस स्पीकर हैज, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो डेफिनेटली जो सबसे जो बेसिक इनका काम है वो है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मतलब जो भी डे टू डे एक्टिविटी है, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपनी बात रखते हैं, जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी बात सुनना। अगर कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है तो मतलब एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना विद इन दी पार्लियामेंट, विद इन दी लोकसभा। दैट इज दी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इसके अलावा ये बेसिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको सस्पेंड कर सकते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड सस्पेंड कितने दिन? मैक्सिमम मैक्सिमम 5 डेज के लिए। अब लेट अस सपोज कोई पार्लियामेंट है, कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो थोड़ी सी एक तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो लेट अस सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा सुना रहे हैं या कुछ गालियां देने लग गए, या हमने कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स देखे जहाँ पे एक दूसरे पे उन्होंने हमला कर दिया, लाइक इतना गुस्सा एक दूसरे पे आया कि वो लड़ने लग गए। ऐसे अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे स्पीकर है लोकसभा के, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर सकते हैं अप टू 5 डेज। इसके अलावा क्या पावर्स हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा? सो ही कैन सर्टिफाई अ बिल टू बी अ मनी बिल। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि देखो जो भी हमारा लॉ बनता है, एक्ट बनता है, तो सबसे पहले एक बिल पास होता है। मतलब हम एक बिल पेश करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं ना कि फार्म लॉज आए या CAA आया या कितने ही लॉज आते रहते हैं, वो कैसे आते हैं? तो सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है, और बिल में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कोई भी अगर हम लॉ लाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे, वो सब मेंशन होता है बिल में। अब इसी तरीके से कुछ अगर मैं फाइनेंस से रिलेटेड लॉज लाना चाहता हूँ तो मैं जो बिल पास करूंगा वो मनी बिल होगा। तो अब अगर लोकसभा में कोई बिल अगर पेश होता है और अगर वो मनी बिल है, तो मतलब स्पीकर के पास ये पावर है कि वो सर्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बिल आपने जो पेश किया ये मनी बिल है। और मनी बिल इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि देखो नॉर्मल बिल में तो दोनों हाउस, राज्यसभा लोकसभा की इक्वल पावर आप कह सकते हो। अगर कोई मनी बिल की अगर बात हो रही है तो वहां पे राज्यसभा की पावर कम हो जाती है, क्योंकि मनी बिल को पास करना अगर है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही मेन रोल होता है। राज्यसभा का लिमिटेड रोल होता है मनी बिल के ऊपर। एंड व्हाट इज अ मनी बिल? मनी बिल बेसिकली एक तरीके का लॉज और एक्ट्स रिलेटेड टू द फिनेंस, है ना। क्योंकि भाई अब जैसे GST आया तो GST एक तरीके से का एक फिनेंस से रिलेटेड लॉ था ना, टैक्स लॉ। तो वो एक जब उसको पेश किया गया पार्लियामेंट में तो मनी बिल था वो। एंड वो डेफिनेटली उसका जो भी डिस्कशन है वो आपका लोकसभा में होता है, लोकसभा ही उसको टेक ओवर करता है। एंड बिल पास कैसे होता है? बिल पेश किया जाता है, काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सब लोग उसके प्रोज एंड कॉन्स का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद एक दिन वोटिंग होती है। और अगर उस बिल को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वो बिल आपका पास हो जाता है। और अगर वो बिल पास हो गया तो फिर एक हम कहते हैं नया कानून आ गया, नया लॉ बन गया। तो स्पीकर के पास पावर है
टू सर्टिफाई अ बिल टू बी अ मनी बिल। एंड एक और अभी एक है एंटी डिफेक्शन। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इट गिव्स स्पेशल पावर्स टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन का क्या प्रोविजन है या क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द मेन इंटेंट बिहाइंड दिस एंटी डिफेक्शन। देखो होता ऐसा है ना कि कोई एक पार्टी का मेंबर है, लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी उसका मेंबर है, वो क्या कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को धोखा दे रहा है। धोखा कैसे दे रहा है, वो अपने साथीगण को भड़का के वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि सरकार गिर रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी का लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी का लॉस हो रहा है तो इससे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या दिक्कत है ना। इसके लिए अपने को कानून बनाने की क्यों जरूरत है भाई। अब लड़ाइयां तो होती रहती है, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और अगर कोई एक मेंबर करप्ट हो जाता है एंड वो एक तरीके से सबको भड़का के अगर कुछ गड़बड़ियां करता है, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, ये तो भी इंटरनल मैटर है। दिक्कत वाली ये बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है तो इट मीन्स दैट उसको जनता के वोट मिले हैं, इसलिए तो उसने सरकार बनाया है। लाइक पीपल विद लाइक पीपल का सपोर्ट उसके पास है। अब अगर वो सरकार गिर जाती है कुछ भी कारणों की वजह से, तो धोखा किसके साथ हुआ, जनता के साथ हुआ, क्योंकि जनता ने जिसको चुना। भाई जनता क्यों वोट करती है, जनता इसलिए वोट करती है ना कि हम चाहते हैं कि ही शुड बी माई लीडर, वी वांट दिस पार्टी शुड रूल दिस स्टेट। अब अगर एक साल के बाद मतलब इलेक्शंस हो गए, एक साल के बाद वो सरकार अगर गिर गई, तो सबसे बड़ा धोखा किसको मिला, जनता को। एंड डेमोक्रेसी में जनता को अगर धोखा मिल रहा है, इट मीन्स इट इज इलीगल, इट इज इनजस्टिस। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए एंटी डिफेक्शन का कंसेप्ट आया। तो एंटी डिफेक्शन में ये प्रोविजंस है कि आप ऐसे ही अगर कोई मेंबर डिसो कर रहा है या धोखा कर रहा है या एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहा है ना, कुछ इस प्रकार का काम कर रहा है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। मतलब इट इज अ वेरी बिग पावर। मतलब इतनी अच्छी पावर उनके पास है कि अगर लोकसभा स्पीकर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, इफ ही फाइंड्स एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व इन एंटी डिफेक्शन, लाइक कोई लेट अस सपोज लोकसभा में कोई बिल पास होना है, तो बिल पास कराने के लिए उन्होंने इंटरनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर दिए। भाई मेजोरिटी चाहिए बिल पास कराने के लिए, तो मेजोरिटी के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, मतलब कुछ इस तरीके का अगर हरकतें हो रही है, तो लोकसभा स्पीकर के पास क्या पावर है, वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। एंड ये जो पावर है, इट इज अंडर द टेंथ शेड्यूल ऑफ द डिफेक्शन। इसके अलावा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के पास क्या पावर्स हैं, पावर्स ऑफ रेफरल ऑफ बिल्स टू स्टैंडिंग कमिटी। तो बेसिकली जो हमारे पार्लियामेंट है उसमें बहुत सारी कमिटीज काम करती है, तो लाइक स्टैंडिंग कमेटी भी एक होती है। तो देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, लेट अस सपोज किसी ने बिल रखा, लाइक पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, लाइक रूलिंग गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया कि हम ये बिल पास करना चाहते हैं, हम कोई नया कानून बनाना चाहते हैं या हम एग्जिस्टिंग कानून में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब अगर लोकसभा स्पीकर को ये लग रहा है कि इस बिल में कुछ गड़बड़ है या इट नीड्स मोर स्क्रूटनी, डेफिनेटली बहस वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, बट ही इज नॉट कन्विंस्ड विद द आर्ग्यूमेंट्स, उनको लगता है कि देर इज अ नीड फॉर मोर स्क्रूटनी, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो ही हैज द पावर टू रेफर दैट बिल, जो बिल पेश हुआ है, टू अ स्टैंडिंग कमिटी। तो स्टैंडिंग कमिटी बेसिकली इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, लाइक विद सम स्पेशल एक्सपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज होती है। एंड वहां पे फिर वो बिल जाता है एंड वहां पे फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं एंड स्पीकर उनके साथ पर्सनली मिलके डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीडिंग्स को आगे लेके जाते हैं। तो लाइक ही हैज द पावर ऑफ रेफरल ऑफ बिल्स टू द स्टैंडिंग कमिटी। और इसमें अगर हम कुछ एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट अगर देखें, तो 2009 से 2014, लाइक जब यूपीए की सरकार थी कांग्रेस, तो उस समय ये जो रेफरल ऑफ बिल्स टू स्टैंडिंग कमिटी था, उसका जो परसेंटेज था दैट वाज 71। मतलब कि जो भी बिल वहां पे पेश होते थे, लगभग 70% ऑफ द टाइम वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता था फॉर फर्दर स्क्रूटिनी। बट यही अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें, एनडीए गवर्नमेंट की बात करें, 2014 से
लाइक मोदी 2.0, लाइक 2019 से 2024, ये जो नंबर है ये रह गया मात्र 16%। अच्छा, उसका एक प्राइम रीजन ये भी है ना कि 2019 से 2024 जो मोदी 2.0 था वहां पे अपोजिशन बहुत वीक था। और जब आपके पास अपोजिशन वीक होता है तो कोई भी बिल अगर आपको पास करना है ना, आपको बहुत इजीली मेजोरिटी मिल जाती है, ज्यादा उसमें अपोजिशन नहीं मिल रहा है, फ्रिक्शन नहीं है। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी तक रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एंड इसलिए हमने देखा था कि न्यूज में ये काफी आया, जो भी बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो उनका ये कहना था कि द क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन दी पार्लियामेंट वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया। क्योंकि देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो पार्लियामेंट सेशंस का, कि जनता की आवाज। तो जो जनता की आवाज है, लाइक उनके जो कंसर्न्स भी है या जो भी वहां पे डिस्कशन होता था वो उतना अप टू द मार्क नहीं था, बिकॉज ऑफ वीक ऑपोजिशन। इसीलिए तो अभी डिक्टेटरशिप एंड ये सब काफी पिक्चर में आया है चुनाव से पहले। क्योंकि चुनाव से पहले ये डर था कि अब की बार तो मोदी सरकार 400 पार करा देगी। और अगर मोदी सरकार 400 पार करके अगर अब की बार आती लोकसभा में, तो एक तरीके का सूडो या वर्चुअल डिक्टेटरशिप वाला काम हो जाता। इसीलिए हो जाता ना क्योंकि अपोजिशन टिकता ही नहीं उनके सामने। उससे घाटा ये है ना कि अगर सरकार कुछ गलतियां कर रही है तो कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनको करेक्ट करने वाला नहीं है। लाइक सी नो बडी इज परफेक्ट, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड इसीलिए हम कहते हैं ना कि निंदक ज्ञान अपने पास रखिए। क्योंकि जो क्रिटिक होते हैं, जो निंदक होते हैं, अगर वो आपकी निंदा करेंगे तो एक तरीके से वो आपकी वीकनेसेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। एंड फॉर्चुनेटली अब की बार एक ठीक ठाक ऑपोजिशन है, तो जो भी प्रोसीडिंग्स होगी काफी अच्छी वी कैन एक्सपेक्ट। एंड अब की बार ये नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कुछ भी बिल पेश करेगी, अपोजिशन उसको अपोज करेगा तो स्टैंडिंग कमेटी के पास फिर वो जाएगा एंड आगे फर्दर स्क्रूटनी होगा। तो ये कुछ पावर्स हैं लोकसभा स्पीकर की। तो डेफिनेटली इन अ डेमोक्रेसी वी एक्सपेक्ट कि जो भी लोकसभा के स्पीकर बनते हैं वो विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी पार्शियलिटी अपना ड्यूटी को कंडक्ट करे। क्योंकि देखो जो आपका स्पीकर बनते हैं ना वो भी एक एमपी है, लाइक वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। एंड वो भी चुनाव लड़के, क्योंकि लोकसभा में जो कोई भी मौजूद है हर कोई चुनाव जीत के आया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव है वो जीत के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको जीत के ही वो लोकसभा के अंदर एंटर किया है। तो जो स्पीकर है वो भी राजनेता है, ही इज ऑल्सो पॉलिटिशियन, ही इज ऑल्सो एमपी लाइक ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड ही इज द स्पीकर। सिंस वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, देर इज स्पेकुलेशन की देर इज अ चांसेस ऑफ बायसनेस एंड ऑल दैट थिंग। सो इट इज एक्सपेक्टेड, लाइक इन एन एथिकल ग्राउंड इट इज एक्सपेक्टेड कि हाँ भाई सब चीजें अच्छे से चल रही है विदाउट एनी बायस। क्योंकि पिछले सालों में जैसे जो अपने स्पीकर्स थे उनके ऊपर आरोप भी लगे। जैसे कि 2023 में हमने देखा ना कि कितने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अपोजिशन। हमने देखा ना कितने उनको सस्पेंड कर दिया गया था, बहुत सारे उसमें कांड हुए। तो उसमें फिर ये अपने स्पीकर ओम बिरला ये क्वेश्चन में आ गए। तो ये सब तो चलता रहता है। तो आइडिया ये है कि इट इज एक्सपेक्टेड कि हाँ लोकसभा स्पीकर जो है आप अपना जो भी काम है उसको देश सेवा एंड जनता की सेवा के भाव से आप उसको करिए, बिकॉज इट्स अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। सो लाइक दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकसभा स्पीकर। तो अपने को आइडिया लगा कि लोकसभा स्पीकर के पास एक काफी स्पेशल पावर्स होती है। हाँ, तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्पीकर इन डिस्चार्जिंग देयर रोल इन द पास्ट, स्पीकर्स हैव invariably favored the ruling dispensation, sometimes that should be avoided। तो जो रूलिंग पार्टी है उनको फेवर, ऐसा पाया गया है कि उन्होंने उसको फेवर किया, स्पीकर ने रूलिंग पार्टी को फेवर किया, दैट शुड बी अवॉइडेड। देयर वेर ऑल्सो लार्ज स्केल सस्पेंशंस ऑफ ऑपोजिशन एमपीज ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ 2023, and also such suspensions affect the robust functioning of parliament and should be carried out with restraint। तो ये वही जो अभी हमने डिस्कस किया। ओके साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ इज द लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड। तो लोकसभा स्पीकर की पावर्स तो अपने को पता चल गई, द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार लोकसभा का स्पीकर बनता कैसे है, लाइक हाउ इज ही इलेक्टेड। तो बेसिकली आर्टिकल 93
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब भी मैं लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन की बात करूंगा तो आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इस आर्टिकल की बात होगी। एंड इस आर्टिकल के तहत इन ऑर्डर टू इलेक्ट अ लोकसभा स्पीकर देयर शुड बी अ वोटिंग इन द लोकसभा बाय अ simple majority by a simple majority of MPs voting, like member of parliaments voting, speaker will be elected। तो आइडिया ऐसा है ना कि जो रूलिंग पार्टी है उनका एक कैंडिडेट खड़ा होता है, लाइक रूलिंग पार्टी जो है वो अपना एक कैंडिडेट पेश करते हैं कि ठीक है वी वांट हिम टू बी द स्पीकर। एंड जो ऑपोजिशन वाले हैं वो अपना एक कैंडिडेट लाइक दे प्रेजेंट। अब डेफिनेटली वोटिंग होगी अमॉन्ग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे लाइक मेजोरिटी, ही विल बी इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो दिस इज द आइडिया। एंड जो ये इलेक्शंस होते हैं इसकी डेट, लाइक द डेट ऑफ द इलेक्शन, इट इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक डेट फिक्स करते हैं एंड उस डेट पे इलेक्शंस होंगे। एंड उस इलेक्शन में जिसको मेजोरिटी मिलेगी वो लोकसभा का स्पीकर बनेगा। एंड अब की बार लाइक 2024 में जब नया सरकार बना, नया सेशन लोकसभा में होगा, तो जो डेट ऑफ द इलेक्शन इज 26 जून 20। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। देखो नॉर्मली होता क्या है ना, जो सरकार है उसके पास मेजोरिटी है, इसलिए तो सरकार उसने बनाई। तो नॉर्मली लॉजिकली ये एक फैक्ट है कि वो जो भी दावेदार पेश करेंगे वही जीतेगा। क्योंकि देखो अब आप इसको ऐसे समझो कि लेट अस सपोज एनडीए के पास 293 की मेजोरिटी है, एंड इसके अलावा जो इंडिया ब्लॉक है इनके पास 232 की सीट्स हैं। तो डेफिनेटली अगर इलेक्शन होगा तो एनडीए अपना दावेदार रखेंगे, तो अब की बार एनडीए रखेंगे ओम बिरला, एंड इंडिया ब्लॉक इनका है के सुरेश। तो डेफिनेटली जब इलेक्शंस होंगे तो ये जितने भी एनडीए के हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब ओम बिरला को वोट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली देख के अपने बता सकते हैं कि ओम बिरला को 293 वोट्स मिलने चाहिए और के सुरेश को 213। तो जीत ओम बिरला की होगी। तो ये एक बनी बात है कि जो मेजोरिटी में होता है ना उसका दावेदार ही स्पीकर बनता है। इसलिए 20 साल से कभी चुनाव हुए ही नहीं। आपसी सहमति हो गई कि जो रूलिंग पार्टी है वो ये कहते हैं कि हम इनको बनाना चाहते हैं स्पीकर, एंड अपोजिशन पार्टी एग्री कर जाता है। वो एग्री इसीलिए करता है, उसको पता है ना उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। अगर वो चुनाव करता भी है तो पक्का इस चुनाव में हारना है। एंड इसमें भी साफ साफ अपने को दिख रहा है, भले ही अब की बार जो इंडिया ब्लॉक है वो कह रहा है कि हम चुनाव करेंगे, तो उनकी हार यहाँ पे नंबर्स तो ये कह रहे हैं ना कि लाइक नो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इलेक्शंस। तो ये बात वाली बात पे अपने को समझ में आ गई। तो ये जो आपसी समझौता है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंसस, कॉन्सेंस। तो ये जितने भी जो रूलिंग पार्टी है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करते हैं एंड एक समझौता हो जाता है अपोजिशन के साथ, कॉन्सेंस। उसके बेसिस पे ही विल बी द स्पीकर। लाइक इलेक्शंस नहीं होते हैं बट अब की बार इलेक्शन हो रहा है 2024। मतलब एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। ऑल द स्पीकर्स ऑल द स्पीकर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल द स्पीकर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया अभी तक हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज। इसका मतलब कभी अपने को लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव कराना ही नहीं पड़ा। जो भी रूलिंग पार्टी है जिसने सरकार बनाया उन्होंने जिस दावेदार को पेश किया हमेशा वही बना। क्योंकि भाई गणित यही कहता है। पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया में कि स्पीकर के लिए एक इलेक्शन हो रहा है। देखते हैं वो अपने को पता चलेगा कि क्या एनडीए में कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धोखा देंगे सरकार को एंड के सुरेश को वोट करेंगे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी? तो बाद में पता चलेगा, बट दिस इज द सिनेरियो करेंट। ओके, तो अब हमने स्पीकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करी कि स्पीकर के पास क्या पावर्स होती है, स्पीकर को हम कैसे इलेक्ट करते हैं लोकसभा स्पीकर। अब हम डिस्कस करेंगे लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर। तो ये जो अपने डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं लोकसभा में उनका क्या इंपॉर्टेंस है? तो डेप्यूटी स्पीकर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि डेप्यूटी स्पीकर स्टेप्स इन ड्यूरिंग द वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। तो डेफिनेटली देखो ऐसा सिनेरियो अराइज हो सकता है जहाँ पे स्पीकर के साथ कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए,
या स्पीकर की डेथ हो जाए, है ना, कोई हेल्थ कंडीशन की वजह से, उस दौरान लाइक स्पीकर विल बी एब्सेंट, सो देर विल बी अ वैकेंसी और देर विल बी एब्सेंस ऑफ स्पीकर। वहां पे जो डेप्यूटी स्पीकर है ही विल टेक द चार्ज, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं ना कि प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। उसका रीजन ये है कि लेट अस सपोज अगर प्रेसिडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है या कुछ भी अगर हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। या दिस इज द आइडिया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि डेफिनेटली जब हम भाई जैसे जब नया लोकसभा की हियरिंग की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, तो हर बार क्या होता है ना, अपने स्पीकर तो इलेक्ट करते हैं, तो स्पीकर के साथ साथ अपने को डेप्यूटी स्पीकर भी इलेक्ट करना चाहिए, है ना। तो रूल ये कहता है, लाइक इट्स नॉट अ रूल बट एथिकली एथिकली जो भी ऑपोजिशन है वो जिनको प्रेजेंट करता है, द कैंडिडेट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, ही ऑलवेज टेक्स द चार्ज ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर एथिकली। लाइक ये कहीं पे लिखा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा 1991 से ऐसा हो रहा है। तो आइडिया ये है कि फ्रॉम 1991, द ईयर 1991, MP like member of parliament of opposition is becoming or is taking charge as the deputy speaker। अच्छा, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा ना, इससे एक बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि जो भी हमारे मेन स्पीकर है लोकसभा के, वो तो रूलिंग पार्टी के ही एक मेंबर बनेंगे, बट डेप्यूटी स्पीकर को हम एक ऑपोजिशन पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डेप्यूटी स्पीकर बना देते हैं, सो दैट एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो 1991 से ऐसा होता आ रहा है। बट जब मोदी 1.0 सरकार बनी, जो कि 2014 से 2019, तो जब से मोदी 1.0 की सरकार बनी, ये जो एक ट्रेंड था इसको ब्रेक कर दिया गया। एंड पहली बार जो डेप्यूटी स्पीकर है वो NDA के जो LI है, मतलब जो मित्र है, दैट इज AIADMK, इस पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दैट इज M हम्पी दुराई, ही लाइक इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर का चार्ज लिया, है ना। लाइक ये जो है ये रूलिंग पार्टी के ही है। तो 2014 से लेकर 19 तक पार्लियामेंट में स्पीकर भी रूलिंग पार्टी का और डेप्यूटी स्पीकर भी रूलिंग पार्टी का, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, क्योंकि ऑपोजिशन एकदम ना के बराबर, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना, लाइक वी बिकम सो इम्प्रेस्ड, हमको लगता है कि मोदी जी इतने पावरफुल है, उन्होंने कितने रिफॉर्म्स किए। उसका एक रीजन ये भी है कि उनको जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली, एंड ऑपोजिशन था ही नहीं, तो उन्होंने GST लागू कर दिया, कितने सारे बिल पास करा दिए, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज कर दी बिकॉज ऑफ वीक ऑपोजिशन, क्योंकि ना तो कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन था और ऑपोजिशन में कोई था ही नहीं, बहुत वीक ऑपोजिशन था। एंड इसके अलावा मोदी 2.0, दैट इज 2019 से 2024, कोई डेप्यूटी स्पीकर की सीट खाली थी, किसी को डेप्यूटी स्पीकर बनाया ही नहीं, लाइक नो डेप्यूटी स्पीकर। 2024 में ये उम्मीद करी जा रही है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो ऑपोजिशन से कोई बने, क्योंकि अब की बार ऑपोजिशन स्ट्रांग है। एंड अगर कोई ऑपोजिशन से डेप्यूटी स्पीकर बनता है तो एक बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि स्पीकर रूलिंग पार्टी का होगा एंड डेप्यूटी स्पीकर अगर ऑपोजिशन पार्टी का होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होगा। ओके साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ इज द लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर इलेक्टेड, क्योंकि देखो डेप्यूटी स्पीकर की इंपॉर्टेंस अपने को पता चल गई। अब एग्जैक्टली इलेक्ट कैसे होता है, लाइक व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट वी विल डिस्कस। तो आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इस आर्टिकल के हिसाब से कोई सेम प्रोसेस, मेजोरिटी बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ MPs वोटिंग, लाइक जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो वोट करते हैं, एंड जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं जिस दावेदार को, ही विल बी द डेप्यूटी स्पीकर। तो सेम प्रोसेस, एंड वही आर्टिकल 93। तो आर्टिकल 93 गवर्न्स द इलेक्शन ऑफ बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड इसकी जो डेट है, इलेक्शन डेट, इट इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे स्पीकर डेट फिक्स करता है, उस डेट पे चुनाव होते हैं। चुनाव कैसे होते हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो अपना एक दावेदार
प्रेजेंट करेंगे और अपोजिशन वाले अपना एक दावेदार प्रेजेंट करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपस में वोटिंग करेंगे, जिसको मेजोरिटी मिलेगा वो आपका डेप्यूटी स्पीकर बन जाए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस स्पीकर प्रो टर्म। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्पीकर प्रो टर्म। इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज नेवर लेफ्ट वेकेंट। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब भी नई सरकार बनती है तो सरकार के फॉर्मेशन में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, उसके बाद 2-3 दिन लग जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि उस 2-3 दिन तक भी स्पीकर की कुर्सी खाली रहे। तो आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर कोई स्पीकर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओम बिरला जो है वो मोदी 2.0 लाइक 2019 से 2024 तक स्पीकर थे लोकसभा के। अब जब नया लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ, लाइक तो उसमें भी ओम बिरला अभी स्पीकर बने रहे। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि हर एक लोकसभा का एक लास्ट वर्किंग डे होता है। तो जो मोदी 2.0 के टाइम पे जो लोकसभा थी, दैट वाज द 17th लोकसभा, कि हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो हर 5 साल में एक नई लोकसभा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो 17th लोकसभा का जो एक लास्ट डेट होगा चुनाव से पहले, जब हियरिंग वगैरह हुई होगी, एक असेंबली हुआ होगा, तो उसके बाद वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो 17 लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो जब 17 लोकसभा डिसॉल्व हुई तो स्पीकर डिसॉल्व नहीं हुए, लाइक स्पीकर बने रहे, लाइक स्पीकर विल बी ओम बिरला। अब जब 18th लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ, जब फिर से मतलब 2024 में चुनाव हुए, एंड एक 18th लोकसभा में हम एंटर कर गए, एक 18th लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ। तो इनिशियली when the first meeting is scheduled, when the first meeting of the 18th Lok Sabha is scheduled, Om Birla will remain the speaker। तो जो पिछले टर्म के स्पीकर थे वही अगले टर्म के स्पीकर होंगे फॉर द फर्स्ट मीटिंग। एंड आर्टिकल 95(1) of the constitution provides that when the post of the speaker and deputy speaker is vacant, the president appoints speaker pro tem till the full time speaker is elected। तो देखो आइडिया ऐसा है ना कि जब भी हम एक टर्म से दूसरे टर्म की तरफ जाते हैं, तो जो नया टर्म है, लाइक 18th लोकसभा आपकी बात, दैट इज द मोदी 3.0। तो मोदी 3.0 में वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 18th लोकसभा। उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वहां पे स्पीकर कौन होंगे? वहां पे स्पीकर ओम बिरला होंगे। एंड उसके बाद वो रिजाइन कर दे। अब जब वो रिजाइन करेंगे ना, तो सीट वैकेंट हो गई, और सीट वैकेंट हो नहीं सकती। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 95A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, वो एक टेम्पररी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। एंड उस टेम्पररी स्पीकर को हम कहते हैं स्पीकर प्रोटम, क्योंकि प्रोटम एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टेम्पररी। तो टेम्पररी एक स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। वो स्पीकर बेसिकली क्या करता है, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है ना, उसको वो लीड करता है। एंड उसके बाद जब तक फुल टाइम स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता है, ये जो प्रो टर्म स्पीकर है, स्पीकर प्रो टर्म, ही विल टेक इन चार्ज। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो एज पर द ट्रेडिशन, जो भी रूलिंग पार्टी है ना, वो अपने सीनियर किसी एक एमपी को नॉमिनेट करती है, लाइक दे जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोटम स्पीकर प्रोटम बना देते हैं, लाइक टेम्पररी स्पीकर बना देते हैं। तो अब की बार 2024 में जो स्पीकर प्रोटम है वो है भर्तृहरि मेहताब, एंड ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कटक इन ओडिशा। एंड ओडिशा में अब की बार बीजेपी की सरकार बनी है। एंड ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ओडिशा में। एंड तो जितने भी ओथ टेकिंग सेरेमनी अगर आपने देखा होगा ना, कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने ओथ लिया, तो ही वॉज लीडिंग लाइक स्पीकर प्रोटम, ये उस सेशन को लीड कर रहे थे। और जब तक फुल टाइम स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाते हैं, इनके पास ही सारी पावर्स रहेंगी। अच्छा, हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, लाइक यूके, वहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे भारत में है वैसे। क्योंकि भाई भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो एक तरीके से वो यूके की ही तो देन है। भले ही अंबेडकर हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया, बट इंस्पिरेशन तो उनको वहीं से मिली ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन काफी कंट्रीज में है एंड बहुत पहले से है। 1600 में कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से जन्म हुआ,
क्योंकि पहले तो किंग्स रूल था, पूरे वर्ल्ड में किंग्स रूल था, हर एक कंट्री में उनके राजा रूल करते थे। उसके बाद हुआ ऐसा कि ब्रिटेन में ही एक राजा के खिलाफ लोगों ने बगावत कर दी, लाइक दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग बिकॉज वो राजा अत्याचारी था थोड़ा, वो उसकी जो भी एक्शंस थे वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल थे। तो पीपल ने क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया एंड उस राजा को अपनी सीट से ओवरथ्रोन कर दिया, मतलब अपनी गद्दी से उसको हटा दिया। एंड वहां से कंसेप्ट आया डेमोक्रेसी का, कि वहां से कंसेप्ट आया कि अगर आपको जनता को रूल करना है तो जनता को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको जनता के जो भी आप कदम उठाते हो, लॉ एंड ऑर्डर अगर आप रखते हो, तो वहां पे जनता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों का ओरिजिन में स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में होता ऐसा है कि डेफिनेटली कोई भी वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लाइक हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारा जो लोकसभा है दैट इज द हाउस ऑफ पीपल, जैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन है, लाइक ही विल बी इलेक्टेड एज स्पीकर। एंड वहाँ पे ये रूल है कि अगर कोई स्पीकर बन जाता है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से रिजाइन करना पड़ेगा। लाइक वहाँ पे ये कंसेप्ट है कि कोई भी पॉलिटिशियन स्पीकर नहीं बन सकता है, मतलब पॉलिटिशियन स्पीकर तो बन जाएगा, फिर ही कांट बी अ पॉलिटिशियन, लाइक ही हैज टू रिजाइन हिज पोस्ट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही विल बी ओनली द स्पीकर। और वो इसलिए किया जाता है ताकि पार्शियलिटी ना हो और बायसनेस ना हो। तो ये अपने को बात बिल्कुल समझ में आ गई कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पे क्या कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। जब भी स्पीकर वहां पे बनता है तो डेफिनेटली कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे स्पीकर बनेगा, तो वो जो स्पीकर है वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोस्ट से रिजाइन देके वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का काम करता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता है। ही इज नो मोर अ पॉलिटिशियन बट ही इज प्योरली अ स्पीकर। एंड अगले बार अगर वो इलेक्शंस में खड़ा होता है, स्पीकर के इलेक्शंस में, तो वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा नहीं होता, एज अ स्पीकर वो खड़ा होता है कि पिछली बार मैं स्पीकर था, अगर आप अब की बार भी मुझे स्पीकर देखना चाहते हो तो यू कैन वोट फॉर मी। तो ये वाला कंसेप्ट फॉलो होता है। बट भारत में ऐसा नहीं है, लाइक भारत में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, लाइक इट्स नॉट अ रूल। बट जो स्कॉलर्स है उनका ये कहना है कि फ्रॉम एन एथिकल ग्राउंड, फ्रॉम अ ग्राउंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए भारत में भी। भले ये रूल नहीं है बट अगर कोई स्पीकर बन रहा है तो उसको अपने आप अपनी एमपी की पोस्ट को रिजाइन करके, लाइक ही शुड नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, सो दैट वो किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करे, ही शुड बी न्यूट्रल, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे लोकसभा स्पीकर इलेक्शंस 2024। तो 2024 में 18वीं लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ। तो डेफिनेटली अब जब स्पीकर की आवश्यकता है तो राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है एंड किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, तो रूलिंग पार्टी की तरफ से इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप अपोजिशन लीडर से, आप अपोजिशन पार्टी से बात करो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, एंड उनको कन्विंस करो कि ओम बिरला को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कंसेंसस दे दे, एक आपसी में समझौता हो जाए, सो दैट इलेक्शंस वगैरह करने की जरूरत ना पड़े एंड अपने को एक स्पीकर मिल जाए। बट अब की बार हुआ ऐसा कि जो इंडिया ब्लॉक है दैट इज द अपोजिशन, तो इंडिया ब्लॉक ने एक शर्त रखी, रूलिंग गवर्नमेंट लाइक एनडीए के सामने एक शर्त ये रखी कि ठीक है हम तैयार हैं, आप ओम बिरला को स्पीकर बनाना चाहते हैं आप बिल्कुल बनाइए, बट हमारी एक शर्त ये है कि डेप्यूटी स्पीकर हम अपनी पार्टी में से किसी को बनाएंगे, सो दैट एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो देखो अगर हम ऐसे डिस्कस करें तो इस शर्त में कोई हानि नहीं है, क्योंकि देखो हमने अभी ये डिस्कस किया था ना कि एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने के लिए डेप्यूटी स्पीकर अगर अपोजिशन पार्टी का होगा तो एक अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि भाई स्पीकर तो रूलिंग गवर्नमेंट का है। अनफॉर्चुनेटली जो एनडीए है उन्होंने इस चीज से एग्री नहीं किया, जिसकी वजह से जो इंडिया ब्लॉक है उन्होंने सहमति नहीं दी और उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा कि अब हम चुनाव करेंगे। इसीलिए अब की बार एक तरीके से पहली बार लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अब तक क्या होता था ना कि आपसी समझौता हो जाता था, इलेक्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जो भी रूलिंग पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही स्पीकर बनता था, हर बार ऐसा होता आया है। बट अब की बार ऐसा हुआ कि चुनाव कराना पड़ गया एंड उसका रीजन भी अपने को समझ में आ गया कि एनडीए ने
सहमति नहीं दी फॉर अ डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम एन अपोजिशन पार्टी। तो इस इंसिडेंट के बाद राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को अगर हम देखें ना, तो हमने देखा कि इन्होंने काफी बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दिखाया पार्लियामेंट में। इनका ये कहना है ना कि लाइक हम लोग डर रहे थे कि अब की बार कहीं डिक्टेटरशिप ना आ जाए, अगर 400 पार हो जाता तो कोई एक ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो इन्होंने ये कहा कि जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाया है बाय गिविंग अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। एंड इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, दैट इज टुडे न्यूज़पेपर्स रिपोर्टेड दैट पीएम मोदी सेड द ऑपोजिशन शुड कोऑपरेट कंस्ट्रक्टिवली। मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो अपोजिशन पार्टीज है ना, वो अच्छे से बिहेव करें पार्लियामेंट में, एक एक तरीके से हाथ मिला के चले। क्योंकि देखो अल्टीमेटली सब लोग नेशनल इंटरेस्ट के ही काम कर रहे हैं, अपोजिशन भी देश के लिए काम कर रहा है एंड रूलिंग पार्टी भी देश के लिए काम कर रही है। तो हमारे जो पीएम है उनका ये कहना था कि अपोजिशन जो है दे शुड कॉपरेट विद द रूलिंग पार्टी। राजनाथ सिंह कॉल्ड मल्लिकार्जुन खड़गे एंड आस्क्ड हिम टू एक्सटेंड सपोर्ट। हाँ, तो राजनाथ सिंह ने जो कांग्रेस के चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको कॉल किया एंड उन्होंने कहा कि भाई आप ओम बिरला को वोट करो, मतलब ओम बिरला बिरला को आप सहमति दो स्पीकर के लिए। एंटायर ओपोजिशन सेड वी विल सपोर्ट बट कन्वेंशन इज डेप्यूटी स्पीकर शुड बी फ्रॉम अवर साइड। वही जो अभी हमने डिस्कस किया था। राजनाथ सिंह सेड ही वुड कॉल बैक बट ही हैज नॉट येट। पीएम इज आस्किंग फॉर कॉपरेशन बट अवर लीडर इज गेटिंग इंसल्टेड। तो देखो अल्टीमेटली इंसिडेंट ये हुआ ना कि राजनाथ सिंह ने पलट के जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात के लिए एग्री नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर आपके पार्टी से बनेगा। तो इन्होंने एक तरीके से ताना मारा पीएम मोदी को कि आप कॉपरेशन की बात करते हैं तो आपका कॉपरेशन कहाँ गया। भाई राहुल गांधी ये कह रहे हैं ना कि आप क्यों ऑपोजिशन के डेप्यूटी स्पीकर को बनाना नहीं चाह रहे हैं, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट। तो इस तरीके का कुछ आर्ग्यूमेंट अपने को देखने को मिला। तो अब ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि 26 जून 2024 को लोकसभा स्पीकर इलेक्शंस होगा एंड दो दावेदार हैं। रूलिंग पार्टी की तरफ से ओम बिरला है एंड इंडिया ब्लॉक जो कि अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन जो अलायंस है, उसकी तरफ से वी हैव के सुरेश। ओके, नाउ वी विल लुक एट हु विल बी दी लोकसभा स्पीकर। तो जैसे अभी हमने देखा ना कि अब की बार जो बीजेपी गवर्नमेंट है, लाइक जो बीजेपी है, वो फुल मेजोरिटी के साथ सरकार नहीं बना पाई। तो बीजेपी को तेलुगु देशम पार्टी जो कि चंद्रबाबू नायडू, इनका सपोर्ट लेना पड़ा एंड बीजेपी को जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार, इनका भी सहारा लेना पड़ा। तब जाके इन्होंने एक एनडीए का गठबंधन बनाया जिसमें 3 प्लेयर्स हैं, बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, एंड एक मेजोरिटी हासिल करी। अब एनडीए के पास जो मेजोरिटी है वो कितने की है, 293 सीट्स की। एंड जो इंडिया ब्लॉक है, जो अपोजिशन ब्लॉक है इंडिया ब्लॉक, तो इंडिया ब्लॉक में मेनली अपने पास इंडियन नेशनल कांग्रेस है आईएनसी, इसके अलावा इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी जिसने अब की बार बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया उत्तर प्रदेश में, तो वी हैव समाजवादी पार्टी, वी हैव डीएमके स्टैलिन एंड अखिलेश यादव, एंड ऑल्सो वी हैव Mamata Banerjee. Then we have TMC, Trinamool Congress, All India Trinamool Congress, that is Mamata Banerjee, West Bengal. तो ये लाइक मेन कंपोजिशन है इंडिया ब्लॉक का। एंड इंडिया ब्लॉक की क्या पोजीशन है लोकसभा में, तो दे हैव लाइक 232, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड एंड एक अच्छा नंबर है। बिकॉज अब की बार जो भी डिस्कशंस होंगे, काफी कांटे के डिस्कशंस होंगे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का जो कंपोजिशन है लोकसभा में वो काफी टक्कर का है 230। बट अगर मैं लोकसभा स्पीकर की बात करूं तो डेफिनेटली मैथमेटिकली, इसको हमने पहले भी देखा था, ये बिल्कुल जस्टिफाई हम कर सकते हैं कि एनडीए जो कैंडिडेट पेश करेंगे और इंडिया ब्लॉक जो कैंडिडेट पेश करेंगे, तो डेफिनेटली जीतने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो ओम बिरला की होगी ओवर के सुरेश। तो जो रूलिंग पार्टी है वहां उनके जो दावेदार है दैट इज ओम बिरला, एंड जो इंडिया ब्लॉक है उनकी तरफ से वी हैव कोडिकुनिल सुरेश। लाइक दीज आर 2 कंटेंडर्स इन दिस लोकसभा स्पीकर इलेक्शन। अगर हम ओम बिरला जो रूलिंग पार्टी के हैं कैंडिडेट, उनको थोड़ा क्लोजली वॉच करें तो ही हैज बीन एसोसिएटेड विद बीजेपी
सिंस हिज अर्ली डेज, मतलब जब ये स्टूडेंट थे तब से ही ये पॉलिटिक्स में आ गए, ये इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड consecutive term as an MP from the कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्युएंसी इन राजस्थान। तो कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्युएंसी में ये सेकेंड बार चुनाव जीते हैं लोकसभा का, एंड सेकेंड बार ये एमपी बने। इससे पहले ये 3 बार एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं राजस्थान असेंबली में। इन 2019 2019 में बिरला जो है, ओम बिरला, ये लोकसभा के स्पीकर बने। तो 17th लोकसभा जो थी, जो मोदी 2.0 2019 से 2023 में जो सेकेंड 2019 से 2024 जो सेकेंड मोदी 2.0 17th लोकसभा, उसके स्पीकर ओम बिरला रह चुके हैं। ही इज द फर्स्ट एमपी फ्रॉम राजस्थान टू होल्ड दिस पोजीशन ऑफ स्पीकर। इसी तरीके से अगर हम के सुरेश का बैकग्राउंड चेक करें तो 8th कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री फ्रॉम केरलास मवेलीकरा कॉन्स्टिट्युएंसी, 8 बार ये चुनाव जीते हैं, तो 8 बार एमपी बने हैं ये इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी से। ही डिफीटेड सीपीआई's emerging leader सीए अरुण कुमार by a narrow margin of 10,000 votes, one of the smallest in the state। तो देखो केरला में हमको पता है ना, केरला में सीपीआई का बोलबाला है, वहां पे ये 8 बार जीत चुके हैं, और अब की बार तो बहुत कांटे का टक्कर था, मात्र 10,000 वोट्स की मार्जिन से इनको जीत हासिल हुई। Mavelikara is a constituency where the CPIM led Left Democratic Front dominates all 7 assembly segments। उसके बावजूद भी के सुरेश वहां पे जीत हासिल कर पाए। Currently, he is a special invitee to the Congress Working Committee, the party's highest decision-making body। He serves as the working president of the Congress Kerala unit, and previously he held the role of All India Congress Committee Secretary। तो इनके बैकग्राउंड से बिल्कुल अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, इन्होंने काफी अच्छी अच्छी पोस्ट होल्ड करी है, 8 बार ये चुनाव जीते हैं, हाईली एक्सपीरियंस। तो ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर द स्पीकर, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है काफी अच्छा है। ओके, तो बेसिकली हमने काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया अबाउट द अपकमिंग इलेक्शंस फॉर द स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, एंड होपफुली आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि देखो हमारा गोल क्या है ना, हमारा गोल है कि अवेयरनेस, जितने ज्यादा हम जागरूक होंगे उतनी हम अच्छे से सरकार की मदद कर पाएंगे इन रनिंग द कंट्री। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। आप अपने कमेंट्स, फीडबैक, सजेशन आप कमेंट करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।